मोहनदास करमचंद गांधी एक शख्सियत, एक फ़लसफ़े हयात और जीने का एक तर्ज़, जिसको नस्लों दर नस्लों हम फॉलो करते रहेंगे। गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं एहतराम से, और प्यार से इनको बापू भी पुकारते हैं। गांधी जी का जन्म 1869 2 अक्टूबर को पोरबंदर काठियावाड़ के इलाके जो गुजरात में वाक़ है वहाँ हुआ। गांधी जी की इब्तदाई तालीम काठियावाड़ में हुई और उन्होंने राजकोट से हाई स्कूल किया। फिर वो लॉ करने के लिए लंदन चले गए। लंदन से आपकी वापसी हुई है 1891 में, और 2 साल तक हिंदुस्तान में कोशिश करने के बाद कि लॉ कहीं शुरू करें, कहीं प्रैक्टिस करें, आपको एक नौकरी मिलती है, एक कॉल आता है रिक्रूटमेंट के लिए साउथ अफ्रीका से, अब्दुल्ला कंपनी से। वो वहाँ चले जाते हैं और 1893 से 1915 तक साउथ अफ्रीका में रहते हैं। और साउथ अफ्रीका वो मुकाम है जहाँ पर आपको पहली दफ़ा अपने पॉलिटिकल और सोशल कामों के करने का मौका मिला। गांधी जी की शादी उस वक्त हुई जब वो सिर्फ 13 बरस के थे, और उनकी बीवी कस्तूरबा की उम्र 14 साल थी। आपको 4 लड़के हुए। आपके वालिद का नाम करमचंद और आपकी वालदा का नाम पुतली बाई था। आज गांधी जी के सिलसिले में जिनका असर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ कायदीन पर हुआ है और एक लंबे अरसे तक रहेगा, हम आज बात करेंगे इस सिलसिले में प्रोफेसर रतनलाल हंगलू से। हंगलू साहब सदर शोबे हिस्ट्री हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हैं। हंगलू साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि महात्मा गांधी के वो कौन से पहलू हैं ज़िंदगी के जो आपको मुतासिर करते हैं, और क्यों मुतासिर करते हैं? खान साहब, जब हम महात्मा गांधी की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं, महात्मा गांधी 1919 में साउथ अफ्रीका से जब हिंदुस्तान में आए और यहाँ की सियासत में कदम रखे, 2 पहलू जो हमको नज़र आते हैं वो है एक अहिंसा का और दूसरा सत्याग्रह का। क्योंकि ये 2 ऐसे उनके पास औजार थे, हम कहेंगे, कि जिनकी मदद से उन्हें एक बहुत बड़े कौम अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी और हिंदुस्तान से बाहर कर दिया और हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया। एक तो ये है कि मतलब हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अहिंसा और सत्याग्रह का बहुत बड़ा हाथ रहा, और दूसरी बात यह है कि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी रिलेवेंस और अहमियत आजकल के ज़माने में भी रहती है और आने वाले ज़माने में भी इनकी अहमियत रहेगी। इसलिए 2 चीज़ें हमें बहुत ही मुतासिर करती हैं। आप बात कर रहे हैं सत्याग्रह की। सत्याग्रह का काम उन्होंने शुरू किया था साउथ अफ्रीका में जब वो वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस की जो बात हो रही थी। फिर उसको उन्होंने मुकम्मल शक्ल दी जब हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। मगर क्या सत्याग्रह आज रेलेवेंट है? और क्या आप देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सियासी कायद इसको इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, जब हम आज के हिंदुस्तान में देखेंगे जहाँ पर हम दहशतगर्दी, फ़िरक़वाराना फसाद, ज़ात पात के मामलों को लेकर जितनी मतलब काहिलता हिंदुस्तान में कायम हुई है इन चीज़ों से, और यहाँ के सियासतदानों को देखें तो कभी भी कोई सियासतदान अपनी ऐसी गलतियों पे जो है या ऐसे मतलब हालात पे कभी अफसोस नहीं करता है इनफैक्ट। क्योंकि सत्याग्रह का अगर हम गांधी जी का पूरा हवाला दे दें और सत्याग्रह को अच्छी तरह से पूरे एक्सप्लेन करें तो हम देखते हैं कि सत्याग्रह का सबसे बड़ा ये था कि सत्याग्रह से अपने आप को आदमी दुलता था। इनफैक्ट अपने पूरे एहसास को फील करता था आदमी इनफैक्ट जब सत्याग्रह की बात करते हैं। तो ऐसे हालातों में हम देखते हैं कि हमारे सियासतदान आजकल जो है
कई चीज़ में मुलवस होते हैं और किसी बात का अफसोस करते ही नहीं। एक सत्याग्रह का अपना एक इखलाकी असर होता है ह्यूमन पर्सनैलिटी पर। तो गांधी जी इस वेपन से एक्चुअली अपने आप को भी साफ करते थे, हालांकि उनका कोई इखलाक तो बेहतरीन है और बेहतरीन रहा, एक एग्जाम्पल रहा है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। लेकिन हम देखते हैं कि मतलब इस वेपन को अगर आजकल के सियासीदान यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। इनफैक्ट इसमें गांधी जी ने किसी जगह पे कहा कि पहले कहा कि गॉड इज़ ट्रुथ, फिर उसके बाद में उन्होंने उसको तब्दील करके कहा कि ट्रुथ इज़ गॉड। तो सत्याग्रह की जो बात है वो सच्चाई से जुड़ी हुई है, और गांधी जी जो हैं वो सच्चाई की तलाश में रहे, और सच्चाई की तलाश में उन्होंने मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक एक्सपेरिमेंट उनका, जैसा आपने बताया, कि अहिंसा से मुताल्लिक़ था। अहिंसा अब ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया से बिल्कुल ही गायब हो गई है। हर जगह हिंसा ही हिंसा है, तशद्दुद ही तशद्दुद है, दहशतगर्दी ही दहशतगर्दी है। और ऐसे सिचुएशन में क्या आप ये समझते हैं कि किसी पॉलिटिशियन को इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो फिर से सत्याग्रह और अहिंसा जैसे फ़लसफ़ों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर सके? पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब गांधी जी दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन चले गए जी, तो लंदन में इनकी मुलाकात जो है बुनकरों से हुई जी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अंग्रेज़ों की मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाए, तो उन्होंने जो है बुनकरों के साथ रहना करा लैंकाशायर में जाके। तो वहाँ पर किसी ने इनको सवाल किया कि आप कहते हैं ट्रूथ इज़ गॉड, गॉड इज़ ट्रूथ, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इनफैक्ट। तो उसी सिलसिले में महात्मा गांधी जी ने जो है ट्रूथ इज़ गॉड और गॉड इज़ ट्रूथ के बारे में जो है जो डिस्कशन उनसे किया, और उनको काफ़ी मुतासिर किया इन लोगों को इनफैक्ट, क्योंकि वो लोग भी जो हिंदुस्तान में जब मतलब जिसको हम कहेंगे नॉन कॉपरेशन या ताउन नहीं करना, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ स्टार्ट हुई, ताउन नहीं किया गया और कई अंग्रेज़ी चीज़ों से, मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों से जो है बाइकॉट किया गया, तो कई बुनकर जो है उसमें अंग्रेज़ जो लोग थे वहाँ लंकाशायर में नौकरी से बाहर चले गए थे। तो इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया। तो लेकिन गांधी जी ने कहा कि देखिए हमें अंग्रेज़ों से नफ़रत नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों की एक्सप्लॉइटेशन और अंग्रेज़ों के सिस्टम से, इनकी हुकूमत से नफ़रत है, इनकी गवर्नेंस से नफ़रत है। तो उस मामले में ये बात कर रहे थे बुनकरों से जब ये ट्रूथ का सवाल आया और ट्रूथ की बातचीत उन्होंने की। लेकिन जहाँ तक ये सवाल आता है कि हिंसा अहिंसा का सवाल, आजकल जो है हर जगह और पूरे दुनिया में जो हम देख रहे हैं, अहिंसा नहीं है, हिंसा है, दहशतगर्दी ज़ोरों पे, हर जगह दहशत, चाहे वो टेररिज्म का मसला हो या कई मतलब एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आपको इसके बारे में। तो आजकल के सियासतदान इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्योंकि जो गांधीयन प्रिंसिपल्स और गांधी के जो उसूल हैं, गांधी के उसूल ताक क़यामत हम कहेंगे कि ज़िंदा रहेंगे इस दुनिया में, पूरी दुनिया में एक्चुअली बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम बात करें। लेकिन यह है कि हमारे सियासतदानों के पास उतनी अक्ल होनी चाहिए कि वो इससे इंस्पिरेशन ले सके इनफैक्ट देश को ठीक करने के लिए। जी सर, हमारे देश के सियासतदानों ने तो उनसे इंस्पिरेशन नहीं लिया अहिंसा के मामले में, सत्याग्रह के मामले में, मगर नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में और मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में, और फिर आज के दौर में जो बाराक हुसैन ओबामा है वो इंस्पिरेशन लेता है और ये कहते हैं ओबामा कि मेरे दफ्तर में जो तस्वीर लगी हुई है ये इसी आदमी का कमाल है जिसकी वजह से हम में चेंज आया, अमेरिका में चेंज आया और चेंज लाया जा सकता है। तो ऐसा फ़र्क क्यों है कि ओबामा तो तस्लीम करता है गांधी जी के उसूलों पर और हम जो हैं उससे दूर भाग रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई हमारे साथ? ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है कि जैसे हम ये कहेंगे कि देखिए बुद्धिज़्म तो हिंदुस्तान में पूरा डिक्लाइन कर गया, लेकिन जब हिंदुस्तान से बाहर चला गया तो काफ़ी फ्लोरिश कर गया, इनफैक्ट काफ़ी प्रॉस्पर हुआ हर जगह, चाहे जापान हो, चाइना हो। इसी तरह से आप देख चुके हैं कि 2007 में यूनाइटेड नेशंस ने गांधी जी के प्रिंसिपलों को रिकॉग्निशन दे के इतनी अजीमशान शक्ति को, एक अजीमशान शख्सियत को पूरे वर्ल्ड सतह पे एक रिकॉग्निशन दिया गया। लेकिन हमारे सियासतदान इनके प्रिंसिपल्स पर नॉन वायलेंस डे डिक्लेयर किया गया और हमारे जो सियासतदान हैं वो इन उसूलों पर अमल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे सियासतदानों को मटीरियलिज्म का एक गलबा छाया हुआ है। एक दूसरी बात ये भी है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको ज़िंदगी का इतना तजुर्बा भी नहीं है और देशभक्ति का भी उनको इतना
मतलब असर नहीं है। हंगलू साहब, आप फरमा रहे थे कि गांधी जी का जो असर है उनके कई मामलात में, एक चीज़ जो खुलकर सामने आती है, आपने कहा कि वो जो फॉरेन गुड्स थे, जो विदेशी माल बिकता था, उसका उन्होंने बाइकआउट करवाया। फिर उसके बाद में खादी के बुनने का सिलसिला शुरू किया और खादी जो है वो लिबास बन गया उन लोगों का जो कुर्बानी दिया करते थे। मगर आज जो है खादी, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, आप उसकी वजाहत फरमाइए, कि खादी का खौल तो रह गया मगर उसकी रूह चली गई। अब जो हमारे सियासतदान हैं आज के, वो डिज़ाइनर खादी के कुर्ते पैजामे में सियासत कर रहे हैं। क्या हो गया सर ये? बेसिकली जो है, देखिए, गांधी जी ने खादी के बारे में इसलिए खादी को इतना बढ़ावा दिया था कि गांधीयन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो हमारे हिंदुस्तान में कभी लागू हुआ ही नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि खाली खोल रह गया है, उसी तरह से गांधीयन इकोनॉमी भी अगर हम इंडिया में देखेंगे तो एक सिंबॉलिक गेस्चर जैसा रह गया है, लेकिन एक कंसेप्ट लेवल पे है, लेकिन कभी ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और ना सियासतदानों ने इसके लिए कोई पहल की। इसी तरह से जो है हम देखते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे सियासतदान अगर अच्छी तरह से देखा जाए, अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जिसको कहें, वो पूरा सब खो चुके हैं और गांधीयन सिंबॉलिज्म को आजकल ये यूज़ कर रहे हैं अपनी लेजिटिमेसी सीख करने के लिए। खाली गांधीयन इज़म जिसको कहेंगे या गांधीयन प्रिंसिपल्स जिसको कहेंगे, उनको ये यूज़ कर रहे हैं एक सिंबॉलिक नज़रिए के तौर पर, लेकिन पूरी असलियत गांधीयन प्रिंसिपल्स की पूरी इन्होंने बिल्कुल खो दी है। सर, गांधी जी ने जिन चीज़ों के सिलसिले में काम किया, एक दो काम जो फौरी जहन में आते हैं वो है दलितों को उनके रुतबे से, वो पिछले जो गिरे हुए तबका था उसको उन्होंने उठाने की कोशिश की, उसको एक नया नाम दिया, कहा हरिजन। हालांकि अंबेडकर जी को उस पर एतराज़ हुआ कि भाई हरिजन मत कहिए, डोंट बी पेट्रोनाइजिंग टू अस, मगर उन्होंने हरिजन कहा और हरिजन कहने के साथ साथ एक अखबार भी निकाला उसी नाम से और उसमें लिखते रहे। उसके साथ साथ उन्होंने फ़िरका वाराना हम आहंगी पे बहुत बेहतरीन काम किया और जब पार्टीशन का दौर आया तो जो रोल गांधी जी ने प्ले किया था, मैं चाहूँगा कि आप उस सिलसिले में अभी जो राजमोहन गांधी, उनके जो पोतरे हैं, जो उन्होंने किताब लिखी है गांधी और बायोग्राफी जो आई है, उसके हवाले से कुछ बताएं। आपके क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं राजमोहन इस मामले में? मुझे लगा कि जितनी किताबें महात्मा गांधी जी पर लिखी गई है कि राजमोहन गांधी की बायोग्राफी एक बहुत ही ऑथेंटिक रिकॉर्ड है गांधी की लाइफ का। और जहाँ तक दलितों और पिछड़ों का मतलब जिक्र आता है, हम देखते हैं कि राजमोहन गांधी ने एक बहुत बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दे दी है उस किताब में कि जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो इन्होंने पूरी अपनी फैमिली को इग्नोर करते थे और दलितों और पिछड़ों का जो है काफ़ी ख्याल करते थे। एक बार क्या हुआ कि इन्होंने जो है अपनी मिसेस को, बीवी को बोले कि किसी एक जो दलित जो बीमार था उनका पेशाब उठाने के लिए, तो उनकी मिसेस ने जो है मतलब ये मुनासिब नहीं समझा, उनको नागवार गुजरी और इतने में गांधी जी उस पर काफ़ी गुस्सा हो गए। एक वाक़ा मैंने देखा, खाली एक वाक़ा है जहाँ पे गांधी जी पर्सनल लाइफ में काफ़ी गुस्सा हो गए हैं अपनी मिसेस पे। इसमें यहाँ एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि गांधी जी को जो है क्यों इन चीज़ों पे काफ़ी मुतासिर हो गए थे कि दलितों को मदद करने में। ये खाली सवाल नहीं था कि हिंदुस्तान में दलितों का समाज काफ़ी पीछे था, गरीब था या मार्जिनलाइज्ड था या काफ़ी तरह के जो है मतलब डिस्क्रिमिनेशन और फ़िरकावाराना तस्वुर लोगों में था, बल्कि एक और चीज़ भी है कि जब 19th सेंचुरी में और लेट 18th सेंचुरी में जब अंग्रेज़ों ने जो है काफ़ी इंडेंचर्ड लेबर्स यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और बंगाल से जो है कैरेबियन आइलैंड्स में जो ले गए, उनमें 90% लोग जो थे खाली दलित लोग थे। सर, दलितों के साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के सिलसिले में जो ताल्लुकात थे, वो जो पार्टीशन से पहले के जो नेगोशिएशंस हैं मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में गांधी जी के, वो एक तरफ से बिल्कुल सामने लाते हैं उनकी शख्सियत को। और फिर उनका जो कत्ल हुआ गांधी जी का 30 जनवरी 1948 को, वो भी उसी ज़िमन में हुआ कि वो पाकिस्तान को रुपया दिलाना चाहते थे, पैसे दिलवाना चाहते थे, उसको स्टेबल करना चाहते थे। तो आज जब हम देखते हैं इस बैकग्राउंड में, तो गुजरात आप देखिए फ़िरकावारियत कितने उरूज पर पहुंच चुकी है, क्या क्या हुआ वहाँ पर। और हम उससे आगे बढ़ के आज 2010 में जब हैं तो हम कश्मीर में देख रहे हैं कि तशद्दुद ही तशद्दुद है और ये तशद्दुद बिल्कुल काबू नहीं आ रहा है।
तो इन दोनों के लिए आप क्या समझते हैं कि गांधी जी का कौन सा फ़लसफ़ा, कौन सा तरीक़ाकार यहाँ पे रूबे अमल लाया जा सकता है जाके हालात को बेहतर बनाया जा सके? मुझे लग रहा है अगर दहशतगर्दी को नज़र में रखे या फ़िरक़ावाराना फ़साद को नज़र में रखे, गांधी जी जो है हमेशा इन दोनों को खाली सत्याग्रह और अहिंसा की नज़रे से देखते थे और इन्हीं वजह से मतलब पूरे काफ़ी कामयाब हुए अपनी कोशिश में। अगर इन दो उसूलों पर आज भी काम किया जाए, अगर इन दो उसूलों को आज भी अमल में लाया जाए, तो मुझे ज़रूर लग रहा है कि ये मतलब पूरे कश्मीर के हालात भी सुधर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी जो है हम डायलॉग की बात करते हैं, लेकिन आप गांधी जी की ज़िंदगी पर देखिए, उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह पूरे आलमोस्ट मतलब आधी सदी में, पूरी आधी सदी में लागू करके अंग्रेज़ों से आज़ादी दी जी। वो कभी वायोलेंस की बात या दहशतगर्दी की बात नहीं की। तो इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल अमल में लाया जा सकता था अगर गांधी जी की सत्याग्रह या गांधी जी का ये जो है अहिंसा का उसूल हम कायम करें। जी सर, कश्मीर के बारे में क्या एक स्पेसिफिक कोई चीज़ हो सकती है, वहाँ पे क्या गलती हो रही है जिसको दुरुस्त किया जा सकता है? कश्मीर में तो मुझे लग रहा है, अगर मुझे आप पूछेंगे गांधीयन आइडिया से अगर देखा जाए, और तशद्दुद दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए हमारे यहाँ, मतलब ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पूरी, मुझे कभी कभी लग रहा है कि या तो हिंदुस्तान जो है कम्प्लीटली नासमझ है कश्मीरियत के बारे में और कश्मीर के हालातों में बारे में, जो नहीं हो सकता। ये मैं कहता हूँ या नासमझ है या गवर्नमेंट जो है इंटेंशनली नासमझ बनी जा रही है। क्योंकि कश्मीर को पॉलिसी में जो है, अगर हिंदुस्तान के पास, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई कश्मीर के प्रति कोई पॉलिसी है, तो उसमें इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। ये खाली एक सिक्योरिटी नज़रे से एक कम्युनिटी को देखा जा रहा है। कश्मीर को देखना चाहिए गांधी जी की नज़र से, हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के अटूट हिस्से की हैसियत से, ना सिर्फ उसकी ज़मीन से दिलचस्पी ना हो, बल्कि वहाँ के अवाम जो है, जनता से भी दिलचस्पी हो, उनके भी। सर, एक बात जो तशद्दुद के हवाले से सामने आती है गांधी जी की, वो है कि अफ़गान कौम पर जो असर, जो पठान कौम पर गांधी जी ने छोड़ा, वो बादशाह खान, खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान, बादशाह खान के हवाले से, और राजमोहन गांधी ही की एक किताब है अब्दुल गफ़्फ़ार खान पर, कि वो सोसाइटी जहाँ पे सिर्फ बदले की भावना हुआ करती थी और सिर्फ वायलेंस को ही तस्लीम करते थे, बादशाह खान ने गांधी जी की फ़िलासफ़ी को जब वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारे गवर्नमेंट के पास एक विल होनी चाहिए जी, टू रीइंफोर्स गांधीयन प्रिंसिपल्स। क्योंकि गांधीयन फिलॉसफी की जो है रिलेवेंस अभी ख़त्म नहीं हो चुकी है, और गांधीयन फिलॉसफी जो है हमेशा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो है अपनी रिलेवेंस रखेगी। लेकिन यही कि हमारे सियासतदान, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी अगर उसका यूज़ करें तो पूरे मसाइल हल हो सकते हैं। जी सर, एक जगह गांधी जी फरमाते हैं कि किसी ने पूछा उनसे कि आपका क्या मज़हब है, तो उन्होंने कहा कि आई एम ए हिंदू। फिर उन्होंने उसकी वजाहत की और ये कहा कि आई एम ऑल्सो अ क्रिश्चियन, आई एम ऑल्सो अ मुस्लिम एंड आई एम ऑल्सो अ जू। तो ये जो इनकी जो वसत नज़री थी, जो जिस तरीक़े से हिंदुस्तान को इन्होंने समझा था, तो क्या ये आज के दौर में अगर हम गांधी जी के इस फ़लसफ़े को कि हर वो शख्स जो किसी भी फेथ को फॉलो करता है उसके इक्वल राइट्स हैं, उसके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलने चाहिए, और इस किस्म की अगर पॉलिसीज़ को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि हम फिर एक दफ़ा उस हिंदुस्तान का नक्शा देख सकें जिसका ख्वाब गांधी जी ने देखा था? सर, ये सही बात है कि एक्चुअली गांधी जी जो है इन प्रिंसिपल्स को लेके एक ह्यूमनिज़म का चेहरा सामने लाते थे लोगों के, और गांधी जी की पर्सनैलिटी को अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो उनका मज़हब हिंदुइज़म नहीं था, इस्लाम नहीं था, क्रिश्चियनिटी नहीं था, उनका मज़हब ह्यूमनिज़म था। बहुत खूब जी, बिल्कुल उनका कंप्लीट मज़हब। आप कई एग्जांपल्स देखिए गांधी जी की पर्सनल लाइफ में, जब नवाखाली राइट्स हुए या कई बार जब मुसलमानों पर तशद्दुद हुआ अंग्रेज़ों के दौरान, और हमने देखा है कि गांधी जी जो एकदम सत्याग्रह कर लेते थे, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते थे और सत्याग्रह पे जाते थे, और सत्याग्रह ही उनका एक बहुत बड़ा वेपन होता था कि अंग्रेज़ों को इन चीज़ों से रोकने के लिए। बैनुल अक़वामी उसके हवाले से एक बात जो सामने आती है, हाल ही में किसी ने लिखा कि फ़लस्तीन का जो मसला है 1948 से लेके जो अब तक
फ़लस्तीन और इसराइल में जो जंग हो रही है, जो तशद्दुद हो रहा है, उसके ख़ात्मे के लिए भी अगर कोई फ़लसफ़ा काम कर सकता है तो खाली वो गांधीयन गांधी जी, फिलॉसफी, वो गांधीयन फ़िलासफ़ी है जो वहाँ पे काम में लाई जा सकती है। गांधी जी मज़हब के साथ साथ जो है अपनी रूहानियत की बात, स्पिरिचुअलिज़म की भी बात करते थे। और हिंदुस्तान चूँकि एक इट्स होम टू स्पिरिचुअलिज़म, है। और वो बार बार कहते थे कि मेरी रूह की सफाई के लिए, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ माई सोल आई शुड फास्ट। और उनके फास्ट जब हम देखते हैं तो अचंबा होता है, हैरत होती है कि ये इतने लंबे लंबे फास्ट कैसे रहते थे वो। क्या असर, कैसे, आई मीन रूहानियत क्या हमारे पास से ख़त्म हो रही है? मुझे लग रहा है कि क्या हम बहुत हिंदुस्तानी मटेरियल होते जा रहे समाज हैं? जिसको कहेंगे हम, ये इम्पीरियलिज्म के चलते जो है हम लोग बेसिकली मटेरियल लाइफ को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा जगह और वक्फा बयसर कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है हिंदुस्तानी सियासतदान और हिंदुस्तानी समाज, हिंदुस्तानी कैपिटलिस्ट बिल्कुल मटेरियलिज्म से घिरा हुआ है और गांधीयन फ़िलासफ़ी से काफ़ी दूर होता जा रहा है। अगर गांधीयन पर्सनैलिटी को, मुझे कभी कभी ये भी मतलब नज़र में आता है कि अगर हम गांधीयन पर्सनैलिटी और फ़िलासफ़ी को देखें तो हमारे पास दो गांधी मिलते हैं। एक वो गांधी जो ह्यूमनिज़म का फेस और पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाह रहा है अहिंसा और सत्याग्रह से, और एक वो गांधी जो बिल्कुल एकदम अलहाइदगी पसंद करता है और अपनी कॉन्शियंस को रीइंफोर्स करता है। आज का हिंदुस्तान हम देखते हैं तो वहाँ अपनी कॉन्शियंस के लिए मतलब वक्फा किसी के पास है ही नहीं। आज का हिंदुस्तान जो है खाली मटीरियलिज्म से काफ़ी घिरा हुआ है। तो इससे गांधीयन फ़िलासफ़ी का जो है असर इंसान पे नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब तक हम इस मटीरियलिज्म के घेरे में रहेंगे तो हम गांधीयन फ़िलासफ़ी को लागू नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी कॉन्शियंस को फिर टटोलना होगा और फिर मांझना होगा गांधीयन फ़िलासफ़ी से, तब जाके हम हिंदुस्तान में वो ख्वाब कायम कर सकते हैं जो गांधी जी ने देखे थे। जी सर, इसके लिए चूँकि ये बहुत अहम बात आपने कही कि किसी तरीक़े से हमको अपनी ज़िंदगियों में फिर से गांधीयन फ़लसफ़े को वापस लाना है। अगर हम उसको वापस लाना चाहते हैं तो क्या तरीक़े हो सकते हैं? क्योंकि ये स्कूलों में एक आध यानी एक किताब में एक लेसन रख देने की वजह से तो वो बच्चे में वो गांधी जी का वो जो इम्प्रेशन बैठना चाहिए वो तो नहीं बैठेगा। या किसी हिस्ट्री के किसी में एक चैप्टर अगर आप रख दें तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि हर शहर में, बल्कि गांव उनका वो था, गांधी जी का जो सबसे बड़ा मरकज़ था वो गांव था, तो गांव गांव, मंडल मंडल और शहर शहर, क्या ये नहीं हो सकता कि गांधी सेंटर्स बनाए जाएं और वहाँ पे गांधी जी की फ़िलासफ़ी को रिवाइव करने के लिए कोई प्रोग्राम्स को सही तौर पे पेश किया जाए और इम्प्लीमेंटेशन के तरीक़े बताए जाएं? ये एक बहुत ही अहम बात आपने कही, बहुत सबसे बड़ा मतलब अहम मसला है और अहम बात आपने कही कि एक चीज़ हो सकता है अगर गवर्नमेंट के पास मतलब ये विल हो, एतमाद हो और नज़रिया हो, तो ये एक बात हो सकती है कि जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को सिखाने के लिए, अंग्रेज़ी पढ़नी या हमारी लोकल लैंग्वेज, देश की लैंग्वेज या हिंदी ज़बान पढ़नी या उर्दू ज़बान पढ़नी ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि गांधीयन फ़लसफ़ा बच्चे को हर स्कूल में राइज करना चाहिए। ये नहीं कि खाली ताल्लुका पर एक सेंटर बनाया जाए गांधीयन फ़िलासफ़ी का, बल्कि हर एक स्कूल में ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए कि गांधीयन फ़िलासफ़ी हम एक बच्चे को कैसे दे सकते हैं और गांधीयन फ़िलासफ़ी एक जवान को हम कैसे दे सकते हैं और गांधीयन फ़िलासफ़ी एक ग्रोन अप आदमी को जो ऑफिस में काम करता है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो पॉलिटिशियन है, जो टीचर है, वो कैसे इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। ये मेरे ख्याल में ये एकदम गांधीयन फ़लसफ़ा कंपलसरी सब्जेक्ट जिसको हम कहेंगे होना चाहिए, तब जाके हम मतलब इसको अच्छी तरह से राइज कर सकते हैं। जी, कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ साथ सर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या हम गांधी सेंटर्स, जी, वो मराकज़ शहरों में क़ायम किए जा सकते हैं, कस्बों में क़ायम किए जा सकते हैं, जहाँ से गांधीयन फ़लसफ़े की ट्रेनिंग की जाए।
जैसे योगा के क्लासेस हो रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ, जैसे कि ये जो आपकी कल्ट फिगर्स हैं उनके फलसफे हो रहे हैं। आपकी बात मैं समझता हूं, क्योंकि आपका जो एक काफ़ी वाइड नज़रिया है इस बारे में भी, क्योंकि हम देखते हैं जब डिस्क्रिमिनेशन का मसला हो, फिरकवाराना फसादात होते हैं, वहाँ तो स्कूल के बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। इसलिए खाली हम स्कूल बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए बल्कि आम पॉपुलेशन को मुतासिर करना चाहिए। ये सही बात है एक्चुअली। जिस तरह से योगा सेंटर हम खोलते हैं, जिस तरह से डिफरेंट कल्ट समाजकल जैसे साईं बाबा के सेंटर खुलते हैं, तो हमारे पास इन चीज़ों की बहुत कम ज़रूरत है, लेकिन गांधीयन सेंटर्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल, ताकि हम हर एक तबके के, हर एक उम्र के आदमी के पास ये फ़िलासफ़ी, और हर एक मतलब जेंडर नज़रिए से देखा जाए तो हर एक मतलब घर घर तक ये फ़िलासफ़ी पहुंच सकती है अगर ये सेंटर्स खोले जाए। चाहिए गांधी जी का जो उन्होंने दिया था। आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा होता है कि हम 3-4 नुक्ते जो हैं वो सामने आते हैं आपसे गुफ्तगू के बाद में। एक नुक्ता तो ये है कि गांधी जी ने सत्याग्रह काम का आगाज़ किया, उन्होंने हिंसा के ख़िलाफ़ काम किया और अहिंसा को रिवाज दिया, बढ़ावा दिया, और ये कहा कि किसी भी पॉलिटिकल सोशल मकसद को हासिल करने के लिए सत्याग्रह और अहिंसा 2 ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फिर गांधी जी का एक जो फ़लसफ़ा है वो ये कि खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम रखना, जिसको उन्होंने स्पिरिचुअलिज़म का नाम दिया। स्पिरिचुअलिज़म के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जबकि समाज के तमाम तबक़ात, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो दलित्स हों, चाहे वो ट्राइबल्स हों, उनके साथ में उनके बराबर हुकूक मिलते रहें। तो अगर इन तमाम चीज़ों का अगर हम एक तरीक़े से इसका पैकेज बनाएं और फिर वो पैकेज हम आवाम के सामने अगर पेश करें, तो मैं समझता हूँ कि इसके कुछ नताइज निकले। आपका क्या ख्याल है सर? मुझे लग रहा है कि अगर ये बिल्कुल एक पैकेज जैसे आप कह रहे हैं बनाया जाए और आवाम के सामने रखा जाए, इसके काफ़ी बहुत अच्छे नताइज निकल सकते हैं कि गवर्नमेंट को फ़िरक़वाराना फसादात, औरतों पर जो जुल्म हो रहा है और जो मजहबी फसादात भी होते हैं, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि इंसानियत को थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा इन चीज़ों से, और जो मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जो है रीइंफोर्स किया जा सकता है। इनफैक्ट नाजरीन, हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे प्रोफेसर रतनलाल हंगडू से, जो सदर शोबे तारीख़ हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। हम अपने दूसरे प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल